आज का लेक्चर जो है वो रैंडम फॉरेस्ट है। रैंडम फॉरेस्ट अगर आप इसके वर्ड्स पे गौर करें और जो आपके बैकग्राउंड पिक्चर है तो उसमें भी आपको एक फॉरेस्ट नजर आ रही है। इसका मतलब है कि पहले आपने पढ़ा था ट्री, उसमें ट्री और फॉरेस्ट, तो बहुत सारे ट्री मिल के फॉरेस्ट बनाते हैं। तो इसमें भी अगर आप गौर करें तो आपको कॉन्सेप्ट जहन में आ जाएगा कि पहले एक ट्री की बात होती थी, अब पूरे जंगल की बात हो रही है। ठीक, तो चले पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्या चीज है। ये कुछ कंटेंट है जो कि हम कवर करेंगे। ये सिर्फ ये कंटेंट नहीं होगा, इससे और ज्यादा होगा। जिसमें डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है, इसका पुराने एल्गोरिथम जो हमने पढ़े थे ट्री के लिहाज से, उससे काफी जो है ताल्लुक है। उसके अलावा बेगिंग ऑफ डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एडवांटेजेस, कंपैरिजंस एंड बाय प्रोडक्ट, ये चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग ये चीजें। इसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ पढ़ ले। रैंडम फॉरेस्ट क्या चीज है? व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट? इसको रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये एक ensemble learning method है for classification, regression and other tasks. ensemble का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जमा करते हैं, अगर उसको आप सिंपल उर्दू में कहे तो। ये ऑपरेट करता है डिसीजन ट्री के मुख्तलिफ डिसीजन ट्री बनाते हैं इसमें ट्रेनिंग टाइम पे। जो रैंडम फॉरेस्ट है वो डिसीजन ट्री का जो रिजल्ट है उससे बेहतर रिजल्ट हमें देता है, बट ये जो है एक और एल्गोरिथम है जिसको ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज कहते हैं, उससे रिलेटिवली कम है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एंसेंबल ऑफ डिसीजन ट्री है, मतलब डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें हम एक ब्रांचेस बनाते हैं, नोड। इसका मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ ट्रीज मिलते हैं इसमें, रेंडमली चूज करते हैं और ट्री बनाते हैं और उसका रिजल्ट चेक करते हैं, एंड देन एंड में हम वोटिंग करते हैं। सारे जितने भी हमने रेंडमली ट्रीज बनाई होती है उसका हम वोटिंग करते हैं। जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है हम उसके रिजल्ट पे इक्तिफा करते हैं, उस रिजल्ट को लेते हैं। ये असल में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जाहिर सी बात है एल्गोरिथम कर रहा होता है, बट समझने के लिए जिस तरह हम एग्जांपल कर रहे थे डिसीजन ट्री में, तो ये जो आपका ट्रेनिंग डेटा है आप उसको मुख्तलिफ रैंडमली एक डिसीजन बनाते, ट्री बनाते हैं उससे। देन आप जो है एक और डिसीजन ट्री बनाते हैं रैंडम डेटा से लेके उस डेटा सेट से, और इस तरह आप चेक करते जाते हैं कि उसका एवरेज लेके कि कौन सा हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक, इसको एक और मेथड है जिसको बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन कहते हैं या बेगिंग। ये असल में इस एल्गोरिथम का जो है एक्सटेंशन है डिसीजन ट्री के बारे में, जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज होता है। बेगिंग में क्या होता है कि आप जो है डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ सैंपल से। डिसीजन का जैसे मैंने पहले कहा कि आप डेटा सेट के एक सैंपल उठाते हैं उससे एक ट्री बनाते हैं, तो इस तरह बेगिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप मुख्तलिफ डिसीजन ट्री बनाते हैं बूटस्ट्रैप सैंपल से, जो आपके ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट का डेटा होता है। ट्रेनिंग के लिए आप मुख्तलिफ ट्रीज बनाते हैं, एंड देन बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप रैंडमली डेटा उठाते हैं तो मे बी कुछ डेटा आपके पास मल्टीपल टाइम्स यूज हो जाए, क्योंकि रैंडमली फॉर एग्जांपल आपने
10 सैंपल्स उठा लिए किसी डेटा के, एंड देन अगेन 10 उठा लिए, तो उसमें आप फॉर एग्जांपल थर्ड डेटा है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि जो आपका डेटा है वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। तो इसलिए इस फिनोमेना को कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो डेटा आप दोबारा रख लेते हैं और उसमें दोबारा आप जो है रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। बैगिंग जो है वो अच्छा, इसमें एक और फिनोमेना ये है कि अगर आपको याद हो कार्ट में, तो हम उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस काट देते थे ताकि हमें जो यूजलेस नोड्स है या ब्रांचेस है उसको काट दे। जिस तरह के हमारे गार्डन में होता है कि हम पत्तों को काट लेते ताकि वो अच्छी परवरिश उसकी हो, अच्छा ग्रो करे। तो इसमें वो प्रोनिंग का फिनोमेना यूज नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो और फिटिंग का जो फिनोमेना है वो आप थोड़ा सा अलाउ कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये फायदा होता है कि आपका हर ब्रांच जो है वो आपके ट्रेनिंग डेटा में उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। अगर वो लेस इम्पोर्टेंट भी है तो आपकी जो डिसीजन ट्री बन रही है उसमें उसका वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो अननाउन डेटा में मे बी वो हेल्प कर ले आप। तो जैसे हमने डिसीजन ट्री पढ़ी थी जी, क्वेश्चन है किसी का? जी, हेलो, क्वेश्चन है जी कोई? सर। नो सर। क्वेश्चन है आप लोग? ओके। अच्छा, हमने डिसीजन ट्री पढ़ा था। हम एक सिंपल सा डेटा सेट उठाते हैं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास डेटा सेट है, उसके 2 इनपुट्स हैं, टी आई एंड पीई, ठीक हो गया। देन इसका रिस्पॉन्स है जो कि आउटपुट है। आप इसको प्लॉट करते हैं दोनों इनपुट्स को, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है इसमें आप टी आई जो है वो आपके पास 1 टू एन अप टू 4.5 है। जो आपके पास पीई है, आप कोई भी इसको इनपुट कंसीडर कर लें, उसको M2 M1 एंड लास्ट रिजल्ट आपका M5 आ रहा है। जो इसका रिस्पॉन्स है वो गुड बैड एंड इस तरह आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अननाउन है लास्ट वाला ऑप्शन। तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास ये प्लॉट बनता है जिसमें आपके पास ब्लू एंड ग्रीन है। तो ब्लू को गुड कहते हैं और बैड को ग्रीन कहते हैं। तो ये आपके पास प्लॉट हो गया। अब आपने इसकी पार्टीशनिंग करनी है कि इसकी कुछ पार्टीशनिंग हो जाए जो कि हमें रिजल्ट दे जो कि हमें डिजायर्ड है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि हम एक ट्री बनाते हैं कंटिन्यूअस रेंजेस के साथ, ठीक हो गया। तो इस जो आपके पास डेटा सेट है इसके पास ये ट्री बन जाती है जिसमें आप अगर टी आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 से ग्रेटर है, अगर टी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो आपके पास जो पीई है वो P1 M1 M2 और M3 है, ठीक हो गया। एंड देन जो आपके पास टी आई है, टी आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो इसकी जो पार्टीशनिंग है वो कैसे होगी? तो अगर आप इस रीजन को देखें,
ये सेम वही डेटा सेट है। अगर आप ये जो कंडीशन आपके पास आई है, अगर आप इस पे गौर कर ले तो जो 2 और 5 के दरमियान है वो आपके पास ग्रीन रिजल्ट आ रहा है। पार्टीशनिंग हो गई है बेस्ड ऑन दिस ट्री व्हिच इज जनरेटेड विद दैट डेटा सेट एंड गिवन रिस्पॉन्सेस। और जो आपके पास 5 से ग्रेटर है वो आपके पास ब्लू है। जो 5 ये आपके पास ब्लू है, ये आपके पास ग्रीन है। तो ये शो करता है कि जो 2 और 5 के दरमियान है वो आपके पास ग्रीन पार्टीशन आ रही है। ठीक हो गया। जो 5 से ग्रेटर है वो जो आपके पास पार्टीशन है उसमें मैक्सिमम आपके पास ब्लू आ रहे हैं। बट उसमें कुछ ग्रीन भी आ रहे हैं। बट अगर आप 2 से 5 रेंज पे देखें तो उसमें आपके पास टोटल ग्रीन आ रहे हैं। किस पे? ग्रेटर देन 5 हो तो आपके पास ब्लू है, तो ये ब्लू है आपके पास। इस रीजन जो है आपके पास पे दो उसमें कन्वर्ट है ना, इसमें ग्रीन भी है और ब्लू भी है। देखें अब इसको देखें ना, अगर देखें ये इस आपके पास अगर ये वाला ट्री देखें इधर तक आ जाए, जब आप ti इज ग्रेटर देन 2 तो ग्रीन है। बट इधर आपने एक और कंडीशन लगाई लेस देन 5 तो आपके पास टोटल ग्रीन आ रहा है। और जो आपके पास ग्रीन आ रहा है क्योंकि देखिए ये कंडीशन आपके पास हो गई लेस देन ti इज लेस देन 5। ठीक हो गया। एंड देन आपने एक और इनमें एक और कंडीशन लगाई ti इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो उसने आपको ये पार्टीशन दे दी उस डेटा सेट की कि ये आपके पास ग्रीन आ रहे हैं। तो इस तरह जो आपका डेटा सेट की पार्टीशनिंग आपने कर ली इस ट्री एल्गोरिथम से। ये पोर्शन बता रहे इसको आप जो है किस कैटेगरी में लाएंगे। एक तो ये तो उसमें होगा। अब इसमें आपके पास t लेस देन 5 है, पहले आपने ये कंडीशन देखनी है। ये किस रीजन में लाई करते हैं, ti इज लेस देन 5 तो वो इधर आएगा। ठीक हो गया। अब pe इज नॉट m1 m2 m3 तो p जब m1 m2 m3 नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाला रीजन है, तो ये वाला रीजन आ वो ब्लू में इसने कंसिडर कर। हाँ ये एक्सक्लूडेड है। बट आपने जो गुड वाले रीजन है वो देखना है, वो बेड का, क्योंकि वो आपको पूरा ये बेड आपने हटाना है। तो आपके पास ये वाला रीजन लेस देन 2 जो है वो आपके पास पूरा ब्लू आ रहा है। इन अगर आप इसको इंक्लूड करें तो ये पूरा ब्लू आ रहा है। अगर इस रीजन को आप देखें M3 M1 से लेकर M3 तक तो आपके पास ग्रीन आ रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाए तो उसमें आपके पास मिक्सिंग हुई है, लेकिन मेजॉरिटी वो गुड उसकी है, डेटा की है। ये जस्ट एग्जांपल है कि आप ट्री से पार्टीशनिंग कैसे करेंगे अपने डेटा सेट की। और ये कंपैरिजन है, कुछ एल्गोरिदम है हमारे पास। 3 एल्गोरिदम है जिसमें 2 आप लोगों ने किए हैं और एक आप लोग अभी नहीं किया आप लोगों ने। एक है डिसीजन ट्री, एक है KNN और एक है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इन तीनों का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है कि KNN को आप मल्टी क्लास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मोर देन 2 क्लासेस हो। इस तरह डिसीजन टी को भी आप मल्टी क्लास में, आपने एग्जांपल 10s की केस में देखा था, तो के DT भी या डिसीजन ट्री भी आप यूज कर सकते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन इन बिटवीन है, आपके पास 3 कलर है, ग्रीन है, रेड है और इन बिटवीन उसको क्या कहेंगे, कौन सा कलर है, ऑरेंज है आई गेस, ऑरेंज है। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन और ऑरेंज में लाई करता है, मींस इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है।
हैंडल, फिर एक और क्वेश्चन है कि हैंडल एप्पल एंड ऑरेंज फीचर मींस बाइनरी फीचर। तो कैनन में एक्चुअली आप क्या करते हैं कि उसमें आप डिसीजन ट्री ढूंढते हैं। आप नेबर के डिसीजन नेबर को आप कैलकुलेट करते हैं कि ये मेरा नेबर है या इससे डिस्टेंस आपके पास यस और नो में डिसीजन नहीं होता, बल्कि आपका एक बाउंड्री बनाते हैं कि इसमें जितने भी लाई करते हैं वो उस सबको मैं ये कहूंगा। बट डिसीजन ट्री आपको यस और नो वाला कॉन्सेप्ट देता है। ठीक, हाँ जी जी। आउटलायर का जो है वो कैनन भी आउटलायर को बड़ा अच्छा हैंडल करता है, क्योंकि उसमें आप एवरेजिंग करते हैं रिग्रेशन में भी और क्लासिफिकेशन में भी। डिसीजन ट्री भी आउटलायर रोबस्टनेस या उसको कहते हैं कि उसको अच्छी तरह डील करना, उसके खिलाफ जो है अच्छा पुरअसर होना। ठीक हो गया। जो आपका डिसीजन ट्री है और कैनन है, ये रिलेटिवली स्मॉल लर्निंग सेट पे या डेटा सेट पे काम नहीं करते। इसके लिए थोड़े से अच्छे हाथ से डेटा सेट की जरूरत होती है। ठीक है। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी जो है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन की हाई है एज कम्पेयर टू बाकी दो। और पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब है कि आप अच्छे पैरामीटर को उसमें सर्च करते हैं कि कौन से पैरामीटर पे वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो उसमें डिसीजन ट्री का जो है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिसीजन ट्री में आप मुख्तलिफ ट्री यूज करते हैं और जो जिसमें आपको हाईएस्ट गेन मिल रहा होता है आप उसको कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब है कि पैरामीटर ट्यूनिंग में डिसीजन ट्री अच्छे रिजल्ट आपको देता है। अच्छा, बैगिंग क्या चीज है? बैगिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट को ही कंसिडर कर ले कि एक ही ट्री क्यों, मल्टीपल ट्री क्यों ना बनाए अपने ट्रेनिंग डेटा से। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये आपका ट्रेनिंग डेटा है। बजाय इसको एक डिसीजन ट्री पे आप ट्राई करते रहे, इससे आप मुख्तलिफ सैंपल्स बना लें और फिर उस सैंपल के डिसीजन ट्री बना लें, एक फॉरेस्ट बना लें। इसलिए इसको रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं कि आप एक सैंपल्स ले लेते हैं ट्रेनिंग डेटा की। ये एक सैंपल हो गया, ये एक सैंपल हो गया, उसकी आपने डिसीजन ट्री बना ली। फिर ये दूसरा सैंपल बना लिया, उसकी आपने एक डिसीजन ट्री बना ली। इस तरह आपने इन सैंपल लेके उसके डिसीजन ट्री बना ले। तो आपको पता है कि डिसीजन ट्री जब बनती है तो उसके जो है आप उसको जिसका रूट नोट होता है वो आप चेंज करते जाते हैं ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू अच्छे रिजल्ट मिले। तो इस तरह हर जो है ट्री का आप एवरेज लेते हैं एंड देन जिस ट्री का वोटिंग ज्यादा होगी आप उसको चूज कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो आपकी बूट स्टेप या बैगिंग में आपका जो है फाइनल प्रेडिक्शन जो होता है वो मीन प्रेडिक्शन होता है, और उसमें रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में आपके जो मैक्सिमम मोड्स जिसके होते हैं जिस क्लास के उसको आप चूज करते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि सैंपल का साइज वो इक्वल होगा ओरिजिनल डेटा सेट के। बट आप जो है उसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कुछ अब डेटा उठा ले तो उसमें रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आप देते हैं कि एक जो है आइटम या कुछ आइटम वो मल्टीपल टाइम एवरेजिंग में आ जाए। तो ये फेनोमेना उसमें आप अलाउ करते हैं सेलेक्टिव रिप्लेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम कौन इसमें से क्वेश्चन कर रहे ट्रेनिंग डेटा में से जो सैंपल्स लेंगे वो किस बेस पे हम ले रहे हैं? रैंडमली हम ले रहे हैं या कोई क्राइटेरिया है हैं? हाँ इसका? वो जी जी, वो एक्चुअली जो साइज होता है वो आप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा है 100 सैंपल्स का और आप कहते हैं कि मैं 10 सैंपल्स का डेटा उठाता हूँ और तो फिर जो आपका 10 वैल्यूज होंगी वो रेंडमली पिक की जाएगी।
समझ आ गई बिलावल? जी सर आ गई, पर सर ये फिर वो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगी जो पीछे हमने पढ़ी थी क्रॉस वैलिडेशन में, हमने जहाँ के फोल्ड इसलिए बना रहे थे कि हमारा ट्रेनिंग डेटा जो है उसमें हम जो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे थे वो वाला मसला ना हो कि सारा डेटा हमारा यूज अच्छा। हो जाए। अच्छी। अच्छा, बिलावल ये कह रहा है कि जब आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक फिनोमेना पहले जो हमने क्रॉस वैलिडेशन का पढ़ा था वो उसमें आ जाएगा। तो बिलावल की बात सही है, जब आप रैंडम फॉरेस्ट में एक्चुअली जो आपकी क्रॉस वैलिडेशन है वो खुद बहुत हो जाती है, क्योंकि आप रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और उसको एवरेज करते हैं इनमें। तो क्रॉस वैलिडेशन में भी यही है कि आप जो है के नंबर ऑफ सैंपल्स उठाते हैं किसी डेटा से और उसको आप एवरेज करते हैं, तब वो आपके पास आपकी एक्चुअल वैल्यू आती है। तो इसमें जो आपकी क्रॉस वैलिडेशन होती है वो खुद बहुत ही हो जाती है। जी बिलावल। ठीक है सर, समझ गया हूँ आप। थैंक यू। तो एक्चुअली इसका बैगिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेरिएशन आपके उसमें आती है प्रिडिक्शन में, वो जो है आपके पास रिड्यूस हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डिसीजन ट्री सेलेक्ट कर ली तो मे भी जो वेरिएशन आ रही है उसकी सिलेक्शन से, अगर आप उसमें वो क्रॉस वैलिडेशन वाला फिनोमेना यूज कर ले तो उसमें वेरिएशन जो आपकी प्रिडिक्शन में आती है वो कम से कम आ जाएगी। ठीक हो गया? और जैसे पहले कहा कि क्लासिफिकेशन में आप जो है वो मैक्सिमम वोट को आप प्रेफर करते हैं कि जो जिस सैंपल के ज्यादा वोट आ गए उसको आप जो है चूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बूटस्ट्रैप आइडिया का। इसका बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि randomly draw data sets with replacement from the training data. Each sample the same size as the original training data set. तो ये आपके पास ट्रेनिंग सैंपल है, उससे आपने एक रेंडमली डेटा उठा लिया, सैंपल 1 एंड देन अप टू बी। तो इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप सैंपल्स। ठीक हो गया? ये आपके पास बूटस्ट्रैप सैंपल्स है। ये आपके पास ट्रेनिंग सैंपल। जो आपके पास ट्रेनिंग सैंपल है उससे आपने मुख्तलिफ सैंपल उठा लिए, रैंडम अपने डेटा को रैंडमाइज करके, एंड देन उससे एक सैंपल उठा लिया। ये आपने डेटा को रैंडमाइज किया और उससे फिर आपने एक सैंपल उठा लिया और उसको फिर आपने चेक किया रिजल्ट पे। इसको बूटस्ट्रैप कहते हैं इस आइडिया को। रैंडम फॉरेस्ट जो है वो भी इसी आइडिया पे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इन सैंपल्स हैं जो कि आपने बना लिए इस इन एग्जांपल से, इसमें इन फीचर्स है 1 2। तो ये फॉर एग्जांपल आपने एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली इस सैंपल से। लोकेशन सिमिलरिटी, जीन एक्सप्रेशन, डोमेन, नेबर फंक्शन सिमिलरिटी, इंटरेक्ट नॉट इंटरेक्ट। तो ये आपने जो एक सैंपल है उसकी आपने एक ट्री बना ली इस तरह। एंड देन जो जितने भी सैंपल्स उठाए आपने हर एक की एक ट्री बना ली। समझ आ रही है आप लोगों को? एंड देन आपने क्या किया, इन सब में जो आपने को मेजोरिटी वोट दे उसको आपने चूज कर दिया। ये सारा कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप का। अगेन अगर आप इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ये आपकी ओरिजिनल ट्री है। आपने एक केस लिया उन बी इज इक्वल टू 1 का और उसकी आपने एक ट्री बना ली, एंड देन इस तरह B2 का केस लिया, उसकी आपने एक ट्री बना ली और वो आपको कुछ वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली B3 उसकी आपने एक ट्री बना ली, उसको आपने चेक किया और इस तरह आपने सारे सैंपल्स को चेक किया और जो जिस
ट्री की या जिस सैंपल की आपके पास ज्यादा वोट आ गया वो आपने चूज कर दिया। तो एक्चुअली जो क्रॉस वैलिडेशन हमने जैसे पहले डिस्कस किया, तो वो खुद बहुत ही इस फिनोमिना में हो रहा है आपके पास। तो जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है वो एक्चुअली इस बैगिंग फिनोमिना का की एक्सटेंशन है, या इसी बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करता है। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग डेटा है जिसमें n एग्जांपल्स है और m फीचर्स है, तो उसको आपने मल्टीपल सैंपल्स में डिवाइड किया बूटस्ट्रैप सैंपल में, देन आपने एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली उस सैंपल का। और स्प्लिटिंग फीचर, आपने जो फिनोमेना हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग फीचर, और आपने जो एंट्रोपी बेस्ड जिस तरह सिलेक्शन की थी वो सारे अप्लाई करके उसने उस ट्री के जितने भी आर्गुमेंट हमने पढ़े थे वो सारे आप अप्लाई करते हो। और जो स्प्लिटिंग का फिनोमेना कि जो आपके पास स्प्लिटिंग कर रहे हैं एक उस ट्री को, तो वो आपने हर सैंपल पे अप्लाई कर। इस तरह आपने हर सैंपल की एक डिसीजन ट्री बना ली बेस्ड ऑन ईच बूटस्ट्रैप सैंपल। तो अगेन उसी फिनोमेना पे आपने जिस भी सैंपल का मेजॉरिटी वोट होगा आपने उसको कंसिडर करना है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सैंपल आया हुआ है जिसमें आपके पास ब्लू और रेड रीजन है। तो अगर आपके पास कोई क्लासिफायर हो कि इस रीजन को उसने डिवाइड करना है रेड और ब्लू को, तो आपके पास एक ये भी आ सकता है। अगर आप अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा हो तो ये कुछ इस तरह फिनोमेना है कि इसमें आपके पास x1 और x2 बेस आपने प्लॉट किया है। एक सर्कल है जिसके अंदर आपको रेड डॉट नजर आ रहा है और इसके आउटसाइड आपको ब्लू डॉट नजर आ रहा है, तो आपने इसको क्लासिफाई करना है। तो इसमें आपके पास दो मुख्तलिफ रीजन आ सकते हैं कि आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है या इस तरह भी आ सकती है आपके पास उस डेटा की। अगेन ये वही कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया कि आपने क्या करना है। आपने बूट सैंपल्स बनाने हैं ट्रेनिंग के, और हर सैंपल के आपने एक मॉडल्स बनाने हैं, एंड देन इसको आपने एग्रीगेट करना है, और देन वोटिंग बेस आपने वो जिस भी सैंपल के वोट ज्यादा होगा आपने उसको कंसिडर करना है। इसका फायदा क्या है, ये आपके टेस्ट एरर को रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसे आपको क्रॉस वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट पता है, उसमें भी आपके पास जो टेस्ट का एरर होता है वो आपके पास रिड्यूस हो जाता है, और जो प्रेडिक्शन में वेरिएंस आ रहा होता है वो रिड्यूस करता है उसको। आई गेस इसकी जरूरत नहीं है, हम काफी दफा कर लिया। definition, random forest, an ensemble method consisting of a bagging of unpruned, जिसमें ब्रांचेस आपको काटने नहीं है बल्कि सारे ब्रांचेस उसमें कंसिडर करते हैं। recently learners with a randomized selection of features at each plate। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने कर लिया, डिफिनीशन में भी बता रहे हैं। बैगिंग के साथ इसका क्या डिफरेंस है? अब बैगिंग ये क्या करता है कि वो हर जो आपके पास स्प्लिट बनता है उसको कंसिडर करता है, बल्कि रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, आपके बेस्ट फीचर्स को एक्चुअली उठाता है। बैगिंग का जो फिनोमेना हमने डिस्कस कर लिया वो हर सेट को कंसिडर करता है, बल्कि एज कंपेयर टू बैगिंग रैंडम फॉरेस्ट में आप बेस्ट फीचर को सेलेक्ट करते हैं या वो कंसिडर करते हैं ओनली। ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, और जो आपके छोटे छोटे अगर आपके पास सैंपल सेट बन जाते हैं तो उसमें जो है
वो वेरिएंस रिड्यूस करता है एवरेजिंग करके, तो ये इसका फायदा है। ठीक हो गया। अब जब आप सैंपल लेते हैं डेटा सेट के, तो जो आपका छोटा सैंपल होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन में भी आपको ना मिले, तो ये इसका नुकसान ये है कि कुछ जो है आपके पास नॉन इंफॉर्मेटिव फीचर्स भी आ जाती है। मे बी वो सैंपल फुल इंफॉर्मेशन ना दे, बाकी सैंपल्स आपको फुल इंफॉर्मेशन दे। तो जो छोटा सैंपल आप लेते हैं उसमें मे बी आपको, जैसे प्रूनिंग के थ्रू आप यूजलेस ब्रांचेस को काट देते थे, तो इसमें आप वो ब्रांचेस को भी कंसिडर करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो आपके पास नॉन इंफॉर्मेटिव नोड्स होते हैं वो भी आप कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा लोअर एक्यूरेसी की तरफ लेके जा सकता है। बाकी थ्योरी है मेरे हाल में इतना। कोई क्वेश्चन हो तो कॉन्सेप्ट के समझने में, बाकी सारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है जस्ट थ्योरी है, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट का किसी को प्रॉब्लम हो रैंडम फॉरेस्ट का, ये ऑनलाइन। जी नो सर, फिलहाल तो कोई नहीं है, पढ़ेंगे तो। अच्छा, तो चले आप एक्सप्लेन कर ले बिलावल, रैंडम फॉरेस्ट आपके ख्याल में क्या है? जी स्लाइड्स के बिना ही सर? जी स्लाइड्स शो करेंगे या वैसे ही बस बता दूं? नहीं, आप वैसे कॉन्सेप्ट बता दे कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, किस तरह काम करती है ये, और ये डिसीजन ट्री से कैसे मुख्तलिफ है। जी सर इसमें भी बेसिकली हम जो है नंबर ऑफ ट्रीज ही बना रहे होते हैं ना। ओके। ठीक है, और जो हमारे पास ट्री जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास सबसे हाई आती है, तो उस ट्री को हम अपने पास सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ तो इसमें हमने ये चीज़ देखी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, अगर रैंडम मोबाइल है तो सैंपल्स हम कॉल कर। उसमें से उठा लेते हैं। अच्छा जी अरमान, आप बताएं रैंडम फॉरेस्ट क्या चीज है और ये डिसीजन ट्री से किस तरह मुख्तलिफ है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर जैसे डिसीजन ट्री और सबसे पहले तो इसमें सिमिलरिटी दोनों में ये है कि ये जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दोनों तो सॉल्व करती है। सबसे जी पहले तो रिग्रेशन। अब इसके बाद जो मतलब एक और जी, आप भी दानियाल मोबाइल जी खोले ओपन करें अगर डिस्कशन में। जी जी अरमान, एक्चुअली वो मैं इनसे जी डिस्कस कर रहा, जी बताएं। सर जो ये हमारे पास बेसिकली जो रैंडम फॉरेस्ट होता है ना, ये जो हमारे पास काफी एक मतलब होता तो डिसीजन ट्री की तरह ही है, लेकिन हमारे पास एक काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है और काफी स्लो होता है ये उसकी निस्बत जो होता है ये। मतलब हम इसमें जो हम अपने मॉडल और टेस्ट और ट्रेन के स्प्लिट कर रहे हैं ना, इसमें ये प्रोसेसिंग टाइम और काफी चीजें इसमें लॉन्ग चीजें लगती हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा है ना, जो डिसीजन ट्री है, वो एक तो इसका फायदा ये है कि सर ये जो बेसिकली लार्ज डाटा सेट पे क्रिएट होता है और ये उसकी निस्बत थोड़ा फास्ट है। और मतलब इसके लिए ना जैसे कहते हैं कि हार्ड ट्रेनिंग हमें यूज होती है जो रैंडम फॉरेस्ट उसके डिसीजन ट्री के। अच्छा, अ, जो रैंडम फॉरेस्ट है वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जो डिसीजन ट्री में वो प्रॉब्लम काफी जो है आ रहा होता है? दोबारा से सवाल पूछिए। मैंने कहा रैंडम फॉरेस्ट वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो कि डिसीजन ट्री में हमारे पास आ रहा होता है? एक सर जी जी सर। एक प्रॉब्लम डिसीजन ट्री में हमारे पास आ रहा था, जो कि रैंडम फॉरेस्ट उस प्रॉब्लम को स्पेशली टारगेट करता है। जी किसी और का आइडिया हो तो वो भी इनपुट दे सकते हैं।
सर टेस्ट एक्यूरेसी को कम करता है? नहीं, किसी और का इनपुट। जी, फिजिकली अगर आप लोगों को भी आइडिया हो तो रैंडम फॉरेस्ट एक और फिनोमेना को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जो डिसीजन ट्री से आ रहा होता है। सर जैसे सर जी, नोट की कटिंग नहीं होती, बट वो तो एल्गोरिदम काइंड ऑफ बता रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रैंडम सर जैसे फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री, जैसे इसमें डिसीजन ट्री में ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसमें रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके सैंपल्स ऑफ डाटा और उसके फीचर्स होते हैं। अच्छा, चले मैं बता देता हूँ। ओवरफिटिंग का फिनोमेना जो होता है ना, ओवरफिटिंग का, वो डिसीजन ट्री में आ जाता है आपके पास। और चूंकि इसमें आप एवरेजिंग करते हैं तो वो ओवरफिटिंग का फिनोमेना वो एवरेजिंग की वजह से वो सॉल्व हो जाता है आपका। लेकिन सर हम जो डिसीजन ट्री में हम वो ओवरफिटिंग को हम अलाउ रिड्यूस करते हैं, बस चूंकि सॉरी अरमान, एक मिनट, इसका क्वेश्चन एक आजीज साहब। वो एक्चुअली जब आप एवरेजिंग कर लेते हैं तो सारे फीचर को आप एक्सेस कर लेते हो, तो उससे वो आपके पास एवरेज रिजल्ट आ जाता है। ओवरफिटिंग का मतलब ये कि आप फॉर एग्जांपल आपका सैंपल साइज छोटा आ रहा है, उस पर तो आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो आपके पास अनसीन डेटा है, डेटा सेट का या वैलिडेशन डेटा है कोई और उस आपने अलग किया हुआ है, उस पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे। लेकिन जब आप एवरेजिंग करते हैं, डेटा सेट के हर सैंपल को आप एक्सेस कर लेते हैं और उसको फिर एवरेज करके और उसका जो बेस्ट रिजल्ट आ रहा था, इस तरह आप क्रॉस वैलिडेशन में हमने किया था। तो इसलिए वो ओवरफिटिंग का वो आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो उसको सॉल्व कर लेता है। जी अरमान, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं यही बात कर रहा था। जैसे हम जब डिसीजन ट्री में आप कह रहे हैं कि ओवरफिटिंग रहता है, मतलब जो अनसीन डाटा होता है उसमें ओवरफिट हो जाता है वो। लेकिन सर हम जैसे उसमें सनी और जो माइल्ड थी उसमें एक ऐसी कंडीशन दी हुई थी जिसमें हम अनसीन डाटा था जो उसमें नहीं था, लेकिन हमने उसे भी एंड में सॉल्व किया। और हम ओवरफिटिंग को वैसे भी उसमें सर रिड्यूस कर सकते हैं बाय डिफरेंट एल्गोरिथम, जैसे लासो रिग्रेशन है, उसको हम क्रॉस वैलिडेशन करके सॉल्व कर सकते हैं डिसीजन ट्री में ही। तो ऐसे नहीं हो सकता सर? दोबारा आप बताएं, क्या मैं जरा आर्गुमेंट आपका वो काफी लंबा था इसलिए मुझे समझ नहीं है। सर मैं ये जैसे कह रहा दोबारा हूँ, जैसे जरा। आप जी सर, सर आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं डिसीजन ट्री में हम ओवरफिटिंग की, मतलब एक होता है जिसमें हम उससे एक प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग की डिसीजन ट्री में। जी जी। लेकिन सर अब जैसे हम ओवरफिटिंग को भी हम उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो अनसीन डाटा था हमारे पास, जो पिछले एग्जांपल दी, जैसे हमने एक जो टेनिस प्ले लिया था, हमने उसमें लिया था कि सनी है, माइल्ड है, अनसीन डाटा था उसमें एक हमारे पास, हमने उसको आज सॉल्व किया था डिसीजन ट्री की मदद प्रेडिक्शन से। प्रेडिक्शन जो कर रहे थे, प्रेडिक्शन जो जी कर रहे थे, ID3 हाँ, एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमने उसको सॉल्व किया है। तो सर हम उस ओवरफिटिंग को भी उसके जरिए हम रिड्यूस तो कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम, जो जैसे क्रॉस वैलिडेशन होती है, हम उससे भी तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट इसका फायदा जो है ना वो अब अगर आप डिसीजन ट्री को देखें तो आपके पास एक तो जो आपके पास अगर सैंपल साइज है वो थोड़ा मिनिमल है, जैसे टेनिस के केस में है, तो उसमें आपने डिसीजन ट्री बना ली है, सारे डेटा सेट का आपने जो है मुख्तलिफ फीचर पे ट्री बना के उसका आपने चेक किया कि कौन सा फीचर हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जी जी आप रैंडम फॉरेस्ट का फायदा ये है कि आपने मुख्तलिफ जो है फीचर के रैंडम सैंपल लेके उसकी ट्री बना ली है हर एक की। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा सेट मिलता है, वो एक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह है, ठीक है। जिस तरह के हमने अभी बेगिंग का एग्जांपल पढ़ा कि आप क्या करते हो कि जो आपका सैंपल, जो आपका डेटा सेट है उसको आप रेंडमाइज कर लेते हो, ठीक है। जी सर। अब आप अपने सेट को, फॉर एग्जांपल आपके सेट में 1000 सैंपल्स हैं, ठीक हो गया। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा सेट है जिसमें से डेटा पड़ा हुआ, वो कितनी दफा उसकी मुख्तलिफ रेंडमाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1000 सैंपल्स हैं
डेटा में, डेटा सेट में, तो उसकी कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन, आई मीन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 डेटा है, जी सर। अगर हम अपने डेटा को 1 2 3 कर लें, तो अगर आप केस 1 देखें तो एक तो ये हो गया 1 2 3, जी केस 2 देखें 2 1 3, 3 देखें 3 1 2, तो इसके आई गेस 3 पिक्टोरियल इतने केसेस बन जाते हैं। 3 by 2 is equal to 6 डिफरेंट टाइप इसको रेंडमाइज कर सकते हैं। इसके 3 पिक्टोरियल के 8 नहीं होगी। तीन सैंपल के पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 8 कैसे होंगे? कि 2 पावर n होता है, 2 पावर तो 8 बन जाते हैं, बट मोर देन 3 हो गए ना, 1 2 3 2 1 3 3 1 2, और आप इसकी वो रिप्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। तो आप इस केस में अपने डेटा सेट को रेंडमाइज कर दिया और फिर उसने आपने एक सैंपल उठाया, उसकी ट्री बना ली। तो इस तरह आपने जो है वो अपने उसमें क्या होगा कि जो आपके पास सैंपल बनेगा उसमें कोई भी डेटा आ सकता है, या एक डेटा मल्टीपल सैंपल्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि रैंडमली आप उसके सैंपल्स बना रहे हैं। समझ आ रही है आपको अरमान? अब आप ये फिनोमेना जो है ना, जो मैंने 3 सैंपल्स का फिनोमेना, क्या अगर आपके पास 1000 सैंपल्स है और उसको आप रेंडमाइज कर रहे हो और उसकी आप ट्री बना रहे हो, जी सर, मैं समझ तो गया। उससे क्या, तो उसकी जनरलाइजेशन ज्यादा होगी। जी जी वो और फिटिंग का फिनोमेना क्या होता है कि जब आप एक ही सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी साइज 10 है, बहुत कम है, उस पर आपने ट्रेनिंग कर दी, और आपके जो टेस्ट डेटा है वो 5 सैंपल्स है, तो वो उस पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा क्योंकि डेटा सैंपल्स बहुत कम है। लेकिन अगर आपका डेटा सेट का साइज बहुत बड़ा है और उसको आपने ओवरऑल रेंडमाइज का फिनोमेना उस पर अप्लाई कर दिया, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर दी, तो इसका मतलब है कि वो जनरलाइज होता जाएगा, वो अनसीन डेटा पे ज्यादा वो अच्छे रिजल्ट दे रहा हो। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, इसकी जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूंगा, इसके आप लोगों ने इस स्लाइड में भी अवेलेबल है, क्योंकि जस्ट थ्योरी है तो ये मैं वैसी ये कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, जिस तरह की अगर रैंडम फॉरेस्ट देखा जाए तो इसका ये कंपैरिजन है कंपेयर टू बाकी 3 जो आपके पास एल्गोरिदम्स है। तो ऑलमोस्ट हर केस पे उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सिवाय स्मॉल लर्निंग सेट पे, क्योंकि इसका सेट जब बड़ा होगा तो उस पर अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। एज कंपेयर टू डिसीजन ट्री, कैनन और सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसमें मल्टी क्लास है, एप्पल एंड ऑरेंज फीचर्स है, आउटलायर रोबस्टनेस है, वर्क्स विद स्मॉल लर्निंग सेट है, स्केलेबिलिटी लार्ज लर्निंग सेट, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी जो है वो डिसीजन ट्री से डिसीजन ट्री बाकी सबसे बेहतर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन की भी अच्छी आ रही। और पैरामीटर ट्यूनिंग में भी रैंडम फॉरेस्ट जो है बाकी सबसे बेहतर है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि जो बाकी थ्योरी है इसको आप लोग इसमें जो है वो ये स्टेप्स तो मैंने आपको, चूंकि वो स्लाइड मैंने बाद में ऐड किया है इसलिए ये जस्ट थ्योरी है, मुझे अच्छे वो मिल गया एग्जांपल, तो वो मैंने दरमियान में फिर ऐड कर लिए थे पिछले वाले स्लाइड्स में। तो ये जस्ट वही एग्जांपल है जो कि आपने पिक्चर से स्लाइड से एग्जांपल से सॉल्व कर ली, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आपने इसके एडवांटेजेस यूज केसेस
और जो कंपैरिजन आपको शो हो रहा है ना, ये आपने देखना है कि ये क्यों इन बाकियों से बेहतर है. Why random forest is better than other alternative? Advantages or why random forest is better than others? ये आपका जो है असाइनमेंट है और आप लोगों ने जमा भी करना है. सर इसकी डेडलाइन नेक्स्ट क्लास तक कर ले. थ्योरी है. मतलब सैटरडे से पहले या ट्यूसडे से पहले? यार सैटरडे तक दे दे, इतना कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है. जस्ट आपने गूगल में लिखना है, आपको जो है हजारों मिल जाएगी. पढ़ना है और उसको आप लोगों ने लिख ले या कॉपी करेंगे, मुझे पता है. बस फिर आप सर प्लेजरिज्म तो नहीं चेक होगा ना इसमें? ठीक है, मैं प्लेजरिज्म को चेक नहीं करता, आप लोग पढ़ ले. बट पढ़ ले, ऐसे ना हो कि जस्ट ब्लाइंडली कॉपी कर ले. और मैं हार्ड वर्क को तो फिर वो करूंगा ना जिसने काम किया हो. तो बाकी जस्ट थ्योरी है, वो मुझे मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे. ये स्लाइड्स भी सर शेयर कर दीजिएगा. इसमें आपकी असाइनमेंट ऑलरेडी है. For many data sets, it produces a highly accurate classifier, almost same as support vector machine and neural networks. तो इसकी जो रिजल्ट है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन और न्यूरल नेटवर्क तक है प्रेडिक्शन एक्यूरेसी. ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के बनिस्बत ज्यादा फास्टर है ट्रेनिंग में. एंड न्यूरल नेटवर्क में क्यों जी? हाँ, ये वाली नहीं लिखने. इट इज इंटरप्रेटेबल. इसका क्या मतलब इट इज इंटरप्रेटेबल? जी ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली आज 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मैं ऑनलाइन से ज्यादा पूछ रहा हूँ. इंटरप्रेटेबल का क्या मतलब है? चेंजेबल. इंटरप्रेटेबल मुर्तजा रफीक, आप बोल रहे हैं, कुछ बताइए. चेंजेबल. इंटरप्रेट का क्या मतलब है? इंटरप्रेट करना, उसको रीड करना, बयान करना, रीड करना. तो आपको पता है कि डिसीजन ट्री का अगर कोई एल्गोरिथम बन गया, आपने डिसीजन ट्री बना ली किसी की, तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका रीजन ये आ रहा है, इसका रीजन ये आ रहा है, तो इसको इंटरप्रेटेबल कहते हैं. रेजिस्टेंस टू ओवर ट्रेनिंग या जो ओवर फिटिंग का फिनोमेना है, उसमें रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दी. और ये क्रॉस वैलिडेशन इज अननेसेसरी भी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हो जाती है. तो ये इसका जो है वो जनरलाइजेशन की तरफ चला जाता है. अच्छा, इसका जो डेटा के साइड पे एडवांटेजेस है, ये डेटा की प्री प्रोसेसिंग बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि उसमें आपके पास अनवांटेड डेटा होता है या अनयूजेबल डेटा होता है, सो आप उसको रिमूव करते हैं. लेकिन अब इस तरह का एल्गोरिथम आ जाता है तो वो उसमें आपको प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसमें जो फिनोमिना ही ऐसे है कि वो खुद ही फिल्टर आउट हो जाते हैं. और इसमें आपको डेटा के साथ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिस्केलिंग नहीं करनी पड़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे और उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि आप वो डेटा सेट पे आप जो है वो उसको रेंडमाइज कर रहे हैं और उसको जो है उसकी एवरेजिंग ले रहे हैं. तो वो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती. आउटलायर्स, चूंकि एवरेजिंग का फिनोमेना ऐसा है कि वो आउटलायर को रिमूव कर लेता है. अगर आप चूंकि इसमें आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो इसलिए वो आउटलायर रिमूव हो जाते हैं एवरेजिंग के फिनोमेना से. एवरेजिंग का क्या मतलब है? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 आपके पास वैल्यूज ऐसी है जो 1 to 10 है और एक आपके पास जो है वो 100 है, तो वो जो 100 वाला है वो उसका इफेक्ट कम होगा.
जो आपका एवरेजिंग है, एवरेज है वो आई गेस 15 या उसके अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो एवरेजिंग का फिनोमेना है वो आउटलायर के खिलाफ रेजिस्टिव है। तो ये एक्चुअली जो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ इनपुट वेरिएबल है उसको हैंडल कर सकता है। और जो क्रॉस वैलिडेशन में आपके पास इन तक आप सॉल्व करते हैं तो ये उससे भी ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि केस ग्रेड इज वेरी वेरी लार्जर देन इन को भी ये कंसिडर कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। बाकी जस्ट थ्योरी है, तो आप लोग स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लोगे तो आप उसको पढ़ ले। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मैं सर फिर काइंडली मुझे एक दफ़ा असाइनमेंट रिपीट कर दें, वो बीच में मेरा नेट ही कुछ स्लो हो गया था। असाइनमेंट ये है कि आपने एडवांटेजेस लिखने हैं रैंडम फॉरेस्ट के, और व्हाई रैंडम फॉरेस्ट इज बेटर देन अदर्स। ये दो क्वेश्चन है, इसके आंसर आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 1 इज एडवांटेजेस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। सेकंड आपके क्वेश्चन है व्हाई रैंडम फॉरेस्ट इज बेटर देन अदर्स। स्पेशली जो गिवन है वो जिसमें आपके पास डिसीजन ट्री है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, और एक और भी था, क्या था? KNN। ठीक है सर। और DT डिसीजन ट्री यस। ट्री KNN and SVM। ठीक, तो ये आपने, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने मुझे सेंड करना है नेक्स्ट क्लास तक।